तो पिछली क्लास में आपको पता है एमएस एक्सेल शुरू कर लिया था हमने, लास्ट क्लास में तो शुरू किया था। हाँ जी, और स्टार्ट करने के बाद में एक क्लास हमारी आई थिंक हो चुकी है एमएस एक्सेल पर। इंट्रोडक्शन हमने किया। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ जो होम पेज आपने पढ़ा विंडो का, वो आपने पढ़ लिया एमएस एक्सेल का, जिसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको बताई गई थी। सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं हम सेल, जो कि कॉलम और सेल को रो का होता है, ठीक है। और सोल जो भी आप इसके अंदर डेटा लिखते हो वो सारे के सारे एड्रेस अगर दिखेगा तो नेम बॉक्स में दिखेगा, जैसा कि आपको पता है। और अगर उसके कंटेंट को देखना आपको तो फॉर्मूला बार में आपको दिखाई देगा। ट्रू, रिबन बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, इसके अलावा स्टेटस बार क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा स्क्रॉल बार क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को 1 बाय 1 पता है, ठीक है। तो उसी में अब आगे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। छोटे छोटे सेल पर बनने वाले सवाल हैं जो कि हम एक साथ करेंगे। सो आर यू रेडी? गुड मॉर्निंग। ओके, फोकस 100%, नो टॉकिंग, ओनली लिसनिंग, और केवल ध्यान देंगे और सीखेंगे आज की क्लास में क्या नया होगा। क्योंकि आपको जैसा कि मैं बता चुका हूं आपके एग्जाम में डबल क्वेश्चंस है, सभी सारे क्वेश्चंस के डबल क्वेश्चन इसके आएंगे। अगर वर्ड के 2 आ रहे हैं तो इसके 4 आएंगे, और वर्ड के 3 आ रहे हैं तो इसके 6 क्वेश्चन आएंगे। ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। हर पेपर में लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ था। एक सवाल आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा सवाल, आप पढ़िएगा एक बार सारे लोग, आपको आ सकता है क्या, देखिए एक बार पढ़िए इसको। इस सवाल को मैं एक आसान भाषा में आपको करवा देता हूं, ये कहना क्या चाह रहा है, जरा ध्यान से सुनो। आपको एक बार में डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, आप ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा है। इसने ये कहा आपको, हाउ मेनी सेल्स विल बी सेलेक्टेड, कितनी सेल्स जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे यदि आप सबसे पहले C9 सेल पर क्लिक करते हैं या फिर C9 सेल को सिलेक्ट करते हैं। C9 समझिए आप लोग, कॉलम तो C चल रहा है, रो का नंबर कौन सा है, 9, पहले कॉलम बाद में रो, आपको भी पता है इस चीज का, ठीक है। आपने C9 को सिलेक्ट कर लिया और फिर साथ में आपने प्रेस क्या कर दिया, कंट्रोल। अब एक हाथ से कंट्रोल पर प्रेस है और वो ऑलरेडी क्लिक हो रखा है C9 सेल पर। अब साथ में आपने क्या कर दिया, A1 सेल पर भी इसके साथ में क्लिक कर दिया। अब A1 पर आपने क्लिक कर दिया आपने इस पर क्लिक। अब उसने कहा कि आपको जो है वो कितने सेल्स जो है वो वहां पर एक्सेल सीट में दिखाएगा टोटल, ये कहना चाह रहा है। वो आप देख लेंगे, वो तो देख लेंगे, आप ध्यान से देखो अभी यहां पर। तो 27 आपके अकॉर्डिंग हो गया। अब इस बात को प्रैक्टिकल बताता हूं मैं आपको, आप देखिएगा 27 होते हैं क्या, ऐसा वो आपके सामने, ध्यान से देख लो। ये देखिए प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको एक प्रकार से। आप मान लीजिए एमएस एक्सेल वर्किंग कर रहे हैं उस पर, और आपके सामने ये है कि सबसे पहले तो आपने क्या किया, C9 को सिलेक्ट कर लिया। देख सकते हैं आप C कॉलम और इधर से 9 नंबर रो का है, तो C9 सिलेक्ट किया, कंट्रोल साथ में प्रेस किया, और उसी के साथ आपने क्या प्रेस किया, A1। अब कितने सेल्स आपके सामने सेलेक्ट है, एक तो ये खुद है C9 और साथ में एक A1। ये 2 सेल्स आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, सेलेक्ट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब टोटल कितने सेलेक्ट हुए सेल्स, 2। याद रखिएगा इस बात को। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, कितने सेल्स हैं, 2 सेल्स। एक तो C9 जिस पर पहले सेलेक्ट किया था, और कंट्रोल के साथ प्रेस करके, ध्यान से सुनो, कंट्रोल के साथ प्रेस करके आपने A1 को क्लिक किया तो कितने सेल सेलेक्ट हुए, 2। जो किसी को लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हो गया, उसका इंतजार करिए थोड़ा सा। जो आप सोच रहे हैं शायद वो ये क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है इससे आगे क्वेश्चन हो। समझ गए आप लोग एक क्वेश्चन ये वाला, कंट्रोल करने पर केवल 2 ही सेलेक्ट होंगे। अब आगे देखते जाइए, वो तो सवाल बदलेगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। पहले तो ये देखो एक छोटा सा सवाल, इसको पढ़िए आप एक बार, आप कर सकते हो इसको। एक वैलिड सेल एड्रेस आपको बताना है कि वैलिड कौन सा है, मतलब सही सेल एड्रेस कौन सा है। 9AB, जैसा कि आपको पता है सबसे पहले कॉलम के नाम आते हैं, चाहे वो 1 लेटर में हो चाहे 2 लेटर में, उसके बाद में रो का नंबर आता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ABC ये केवल कॉलम के नाम ही है, इसमें रो का कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये सेल एड्रेस ही नहीं हो सकता। A9B ये बिल्कुल गलत हो गया है, A कॉलम 9 फिर रो फिर कॉलम, ऐसा कोई सेल एड्रेस नहीं होता, पहले कॉलम ही होते हैं बाद में रो होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा AB5। आगे बात समझ में आपको, AB5। आप कहोगे सर AB कॉलम का नाम कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता,
3-3 लेटर तक भी कॉलम के नाम हो, उसके सेल के नाम हो सकते हैं या कॉलम के नाम हो सकते हैं, 3-3 लेटर तक के भी। और सबसे लास्ट का जो कॉलम नेम होता है आपको पता होना चाहिए, XFD होता है, सबसे लास्ट कॉलम नेम XFD, ये पहचान होती है इसकी। देखो अब रो 2 होगी तो इसमें कैसे 2 रो का होगा तो 2 के अनुसार आएगा, लेकिन आएगा तो एक सेल, 2 रो से मतलब नहीं होता, सेल तो एक ही है ना, नहीं समझ रहे आप, सेल तो एक ही है ना, रो 2 हो चाहे 4 हो 10 हो, लेकिन सेल एक होने का मतलब है कि एक रो और उसका, आप नहीं समझ रही इस चीज को। ये जो कॉलम है ना, जैसे ए से जेड तक जाएगा, फिर वापस डबल ए बी ए सी ए डी ए बी, ये ऐसे नाम होता है। तो ये जो मैंने लिखा आपको ए बी, ये एक कॉलम का नाम है, डबल कॉलम नहीं है, ये एक ही कॉलम, बस उसका नाम है ए बी, फिर आगे ए सी, फिर उसका ए डी, ऐसे नाम चल जाता है, जेड तक जाने के बाद फिर चालू हो जाएगा, एक ही सीट पर ऐसा होता है सारा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा AB5 वो इसलिए हो गया क्योंकि पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नंबर आता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको देखिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए आप लोग, मैंने प्रैक्टिकल लिए हैं बहुत हद तक कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो वैलिड है, मैं बोला भी था आपको डबल ए बी ए सी ए डी ऐसे चलता जाएगा। तो ये देखो AB5 रो का तो एक ही नाम आएगा क्योंकि एक सेल जा रहा है तो एक ही सेल आएगा ना, उसके लिए समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप पूछेंगे और बोलेंगे मुझे ना। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, नहीं आएगा पूछेंगे, आराम से पढ़िए, क्वेश्चन शानदार है। देखो इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन था उसमें तो आपने एक सेल को क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया। आप थोड़ा प्रैक्टिकल सुनो मेरे पास में, एक वर्कशीट है, उस पर पहले एक सेल, कोई भी मन मर्जी वाली सेल पर आपने क्लिक कर दिया तो वो सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होना समझते हो कि हाँ चलो आप वो सेलेक्ट हो गई, उसमें आप चाहिए तो काम कर सकते हो, ठीक है ना, सेलेक्ट हो गई। अब अगर आप केवल प्रेस क्लिक करते हैं, क्लिक क्या करते हैं, अगर आप कंट्रोल करते हैं और फिर कोई दूसरे सेल पर जाकर क्लिक करते हो तो कितने कीज होंगे, केवल 2 सेल ही एड्रेस होंगे। अगर आपने शिफ्ट को क्लिक किया, नोट कंट्रोल को, शिफ्ट दबा करके और आपने फिर दूसरे सेल पर आपने माउस को रखा तो वो पूरे जो है आपके सेल्स क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, पूरे सेल्स। पूरे सेल्स का मतलब क्या होता है, सवाल को समझो। MS एक्सेल वर्कशीट में आप A1 सेल, आपने सबसे पहले A1 को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं, फिर C5 सेल। अब देखो A B और C, और इसमें भी नंबर 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो यहां जाकर के आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो पता चलेगा ये सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएगी। कैसे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3, कितने हो गए टोटल, 15 हो गए। अब इसका प्रैक्टिकल देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, प्रैक्टिकल फैसिलिटी है आपके लिए, आराम से देखना, सबको आनी चाहिए वाली चीज समझ में। बहुत कमाल का क्वेश्चन है। देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, मनमर्जी तो बनाई नहीं मैंने इसमें। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले उसने क्या किया था, किस पर सेलेक्ट किया था, A1 पर। सबसे पहले उसने A1 पर क्लिक किया, उसके बाद में उसने शिफ्ट प्रेस किया। शिफ्ट आपके कीबोर्ड पर एक की दी होती है, शिफ्ट उसको कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपने C5 पर जैसे ही माउस को, कर्सर को ले जाकर के क्लिक किया तो ये टोटल सेलेक्ट हो गए शिफ्ट की वजह से। और टोटल सेलेक्ट हो गए मतलब 1 2 3 4 और 5, ये तो हो गए 5 नंबर रो के, याद रखना। और टोटल कितने हो गए, 1 2 3 कॉलम है और 5 रो है, तो टोटल कितने हो गए, 15। एक एक करना चाहो तो एक एक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चाहो तो ऐसे गिन लो, नहीं तो 5 दिया 15, आपको भी समझते हो आप लोग इतना सा। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन ये बन गया आपका कि इस तरह से करने पर, शिफ्ट क्लिक करने पर टोटल सेलेक्ट होते हैं, दोनों के बीच के अंदर जितने सेल्स होते हैं। अब आपको समझ में आ गया, अब आप आराम से अगले क्वेश्चन को जवाब दे सकते हो इजीली, कंफर्टेबली। पहले तो इसको पढ़ना आराम से, सवाल थोड़ा सा बदल गया है। आ गया,
मैं समझाऊं थोड़ा, आपको आ जाएगा समझ में। आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत हार्ड है, बहुत इजी चीज है। देखो पहली तो बात है कि आपके सामने वर्कशीट है, सेल 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 खूब सारे, उसमें सबसे पहले आपने कौन से सेल पर क्लिक किया, B3, चलो जी कर दिया, B3 सेल पर क्लिक किया, कर दिया। उसके बाद में आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी शिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं बोल रहा है कि शिफ्ट प्रेस की है ना, शिफ्ट नहीं की उसने, डायरेक्ट ये मान के चलो वहीं से सेलेक्ट करके, और लास्ट कौन से सेल तक छोड़ा उसने, G9 सेल पर। अब ये पूछना चाह रहा है कि आपके सेल के एड्रेस का जो नेम बॉक्स होता है जिसमें एड्रेस दिखाई देता है, उसमें आपने सबसे पहली बार तो B3 क्लिक किया, और लास्ट में कौन से सेल पर क्लिक किया, G9 पर। तो आप अब इस समय ये बताइए कि आपके नेम बॉक्स में कौन से सेल का एड्रेस दिखाई देगा, B3 का या G9 का, सोच लो। चलो एक बार यहां देखो, इसको देखोगे तो सबसे पहले कौन सा क्लिक किया था आपने, A1, और उसके बाद में क्या किया था आपने, C5, लेकिन नेम बॉक्स में कौन सा दिखाई दे रहा है, जबकि आपने यहां पर भी क्लिक किया था फिर भी आपको A1 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब समझ जाइए, इसका मतलब समझ जाइए, जिस सेल पर सबसे पहली बार आप सेलेक्ट करते हो जिस सेल को, उसी का एड्रेस आपको नेम बॉक्स में हमेशा दिखाई देगा। इसका मतलब अभी भी कौन सा दिखाई देगा, B3। और इस बात का प्रमाण है मेरे पास में, ये देखिए, ये देखिए मैं प्रमाण लेके आया हूं कि आप इससे इस बात को समझ सकते हैं। ये आपकी परीक्षाओं में आए हुए पर्सन है सारे। सबसे पहले उसने किस पर क्लिक किया था, B3 पर किया, इसको यहीं से सेलेक्ट करके खींचते हुए ले गया, शिफ्ट को नहीं दबाया, माउस को प्रेस करके लेफ्ट को, ठीक है ना, लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए खींच कर ले जाकर कहां छोड़ा था इसने, G9 पर ले जाके छोड़ा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी भी सेलेक्ट तो कौन सा दिखा रहा है आपका, B3 दिखा रहा है। इसका मतलब सबसे पहले जिस सेल पर सेलेक्ट किया जाता है वो वाला सेल ही हमेशा नेम बॉक्स के एड्रेस में दिखाई देता है। क्या बात समझ में आ रही है। अगर सारे को सेलेक्ट करना होता तो शिफ्ट का यूज करते हैं, दो का ही सिलेक्शन करना हो तो आप कंट्रोल का यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो नेम बॉक्स में एड्रेस दिखाई देता है वो किसका, सबसे पहला सेल जो आप सेलेक्ट करते हो उसका दिखाई देता है। ये बात समझ में आ गई। देखो थोड़ा एक्सेल प्रैक्टिकल टाइप है, ये सॉफ्टवेयर कैसा, थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का सॉफ्टवेयर है। अभी तो फॉर्मूले पढ़ोगे आप, देख लीजिएगा इतने क्वेश्चन फॉर्मूले क्या है, और फॉर्मूले कुछ भी नहीं, टुच्चे टुच्चे से फॉर्मूले, छोटे छोटे से, बिल्कुल एकदम सही में बता रहा हूं। ऐसे डर सा लगता है एक्चुअल में, और पता नहीं क्या होगा, कैलकुलेटिव पढ़ो बहुत ज्यादा हार्ड हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर वंस यू स्टडी देन नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं हार्ड। आप देखिए सबसे पहली बार एक सवाल जिसका जवाब आप बिल्कुल दे सकते हो सभी लोग, ये लो संभालो। अब आप छोड़ोगे नहीं इसको, मुझे पता है आप बहुत इजीली सवाल का जवाब दोगे, एवरीवन। इतना टाइम लोगे, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। सबसे पहली बार किस पर क्लिक किया है, B5 पर, कर दिया B5 पर क्लिक। अब कौन सा बटन प्रेस किया, शिफ्ट, और फिर कहां ले गए, G9 पर। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, B से G9, ये आपका B कॉलम चल रहा है, उसके बाद में C कॉलम आएगा, D कॉलम आएगा, और E कॉलम आएगा, F आएगा, और उसके बाद में G कॉलम आएगा G कॉलम, ये मान लो आप तो G कॉलम। अच्छा इधर B5 से लिया आपने, इसके पहले वाले नहीं जाएंगे, B5 से B6, 7, 8 और 9, इसका मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, देख लो आराम से कितने रो हो गए, 5 रो। अच्छा और कितने कॉलम है, ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 6, 6 पंजे 30, तो टोटल कितने हो गए आपके सामने, 30। अब किसी को ऐसे नहीं समझ में आया तो आप प्रैक्टिकल देख करके समझ लीजिएगा, मैं तो आपको दोनों प्रकार से समझा रहा हूं। ये आपके सामने एक वर्कशीट है, सवाल आपकी परीक्षा का है, मैंने मेमोरी बेस तो बनाया नहीं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आपका काम हो जाएगा आगे आने वाली परीक्षा में। अगर आप नहीं सीखना भी नहीं चाह रहे हो कि यार ये तो बोरिंग सा सवाल है, तो ठीक है कोई बात नहीं, वैसे 10 क्वेश्चन फिक्स आने हैं आपकी परीक्षा में, तो एक क्वेश्चन रह भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाता है, किसी और का सिलेक्शन हो जाएगा, बढ़िया है ना, क्योंकि वो तो पढ़ के जा रहा है ना, इसलिए उसका तो वो भी चलेगा। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां से आपने बोला सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, B5 कर लिया, देख लो फिर वही वाली बात है, आपने पहले B5 किया, शिफ्ट क्रॉस किया, शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद में G9 पर आ गए आप, तो भी क्या प्रभाव पड़ा, सबसे पहले नेम बॉक्स में एड्रेस देखो किसका दिखा दे रहा है, B5।
इसका मतलब है जो सबसे पहली बार सेल सेलेक्ट की जाती है उसी का एड्रेस हमेशा नेम बॉक्स में दिखाई देगा। दूसरी बात, अब शिफ्ट का फायदा ये होता है कि टोटल सेल से सिलेक्ट हो जाती है, माउस से आपको ड्रैग नहीं करना पड़ता उसको प्रेस करके। ठीक, तो अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो ये आपकी B5 है उसके, और G9 तक आपने सिलेक्ट कर लिया। इधर से ए का कोई पार्ट नहीं होगा काउंट, 1 2 3 4 5 6 6 तो इधर से कॉलम हो गए, और इधर से संख्या 9 तक गिनोगे 1 2 3 4 5, और 5 गुणा में 6 कितने हो जाते? टोटल 30 सेल सेलेक्ट हो गई। क्या ये समझ में आ गया आपको? सबको आया? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा काम, है ना। अभी आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं, शिफ्ट का अपने आप ही क्वेश्चन आ रहा है। देखो सुनो, मैं समझाऊं, मैं समझाता हूं। देखो आपने पढ़ लिया, पढ़ लिया, ठीक है। अब सुनो मेरे, ये सेल्स है जी, समझ लीजिए एक बार, ये सेल्स है, इधर भी 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 सेल्स। मान लो ऐसे सेल, मान लो कि ये सेल है, इसमें आपने लिख दिया AR, AR लिख दिया AR। अब आपने जैसे AR लिखा और लिखते आपने इस पर प्रेस एंटर कर दिया, शिफ्ट और साथ में एंटर, केवल शिफ्ट नहीं, शिफ्ट करके और फिर एंटर जैसे क्लिक कर दिया। अब ये कहना ये चाह रहा है कि आपका जो कर्सर है, अब ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, अगल में जाएगा या बगल में जाएगा। बगल में मतलब लेफ्ट में चला जाएगा कर्सर, राइट में चला जाएगा, या ऊपर चला जाएगा मतलब अपर लेवल पर, या फिर लोअर लेवल पर चला जाएगा। आपका मन क्या कह रहा है कि कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, आप अपने जैसे नॉर्मल आप कंप्यूटर में टाइप करते हो, आपने कुछ भी लिखा, ठीक है ना, और फिर एंटर करने का मतलब क्या होता है? कर्सर आपका कहां जाता है? नीचे। इतना सा नॉलेज तो होगा, कुछ भी लिख करके एंटर करते इसका मतलब है कि कर्सर क्या जाएगा? सीधा नीचे, फिर नीचे से चालू, फिर एंटर, फिर नीचे से चालू, फिर नीचे, फिर नीचे। ये तो केवल एंटर करने पर होता है। आप शिफ्ट प्लस एंटर कर रहे हो तो एंटर जो किया आपने उसका उल्टा कर दो, ऊपर। इसका मतलब जब शिफ्ट प्लस एंटर करते हो तो आपका जो कर्सर है, कर्सर वो कहां चला जाएगा? एक सेल ऊपर चला जाएगा। मतलब ये जो कर्सर यहां आ रहा था वो सीधा ही कहां चला जाएगा? इसमें आ जाएगा। इस बात को प्रैक्टिकल देख लो, आपको प्रैक्टिकल करवाना ज्यादा ठीक रहेगा। मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने MS एक्सेल की स्लाइड खोली, कहने का मतलब नोट स्लाइड, स्प्रेडशीट ओपन की, वर्कशीट ओपन की। मैंने लिखा सबसे पहले AR कंपटीशन क्लासेज, एक स्लाइड ये थी, और जैसे ही मैंने उस पर शिफ्ट प्लस एंटर किया सीधा ही ऊपर पहुंच गई। कौन? कर्सर। अब मैं ऊपर ही लिखूंगा, नीचे नहीं लिख सकता, ऊपर पहुंच गया। तो ये तो पहला है जिसमें मैंने ये किया, और उसके बाद में दूसरा जो स्टेप शिफ्ट प्लस एंटर करने पर ऊपर पहुंच गया, ये दूसरा स्टेप है। समझ गया आप लोग? तो शिफ्ट प्लस एंटर से कर्सर क्या हो जाता है? ऊपर पहुंच जाता है। समझ गया आप लोग इस चीज को? ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि शिफ्ट प्लस एंटर का क्या काम होता है? कर्सर को एक सेल ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है ना, अपर लेवल पर। तो आप लिख सकते हैं कर्सर को ऊपर ले जाता है। शिफ्ट प्लस एंटर कर्सर को एक सेल ऊपर ले जाता है। तो ये तो देखो छोटी सी चीज है, इसकी एंट्री करना बनता है आपको। और केवल एंटर करने से कर्सर जो सीधा आपके एक सेल के नीचे पहुंच जाएगा, केवल एंटर करने से। जानते हो आप लोग ये चीज, है ना? हो गया। और अब आप ये मत सोचिए कि भाई सर वो नहीं लिखवाया आपने शिफ्ट वाला। एक शिफ्ट का क्वेश्चन तो मैं अभी बता देता हूं आपको, एक नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, वो आप बता दोगे, फिर उसमें लिखवा दूंगा हल्की सी एंट्री, आप ये एंट्री कर लेना। बोलिए। ठीक है, हो गया ना। आगे देखो अब आप लोग, अगला देखो आप, ये तो चलो हो ही गया, सॉरी। ये देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है, अब आप समझ जाओगे, मुझे पता है इसको। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। बंद हो गया? हाँ बोलो, सही है ना?
क्योंकि आपने देखा अगर आप एमएस एक्सेल में सेल में कोई मान दर्ज करते हैं, भाई कर दिया AR लिख दिया हमने ना, और फिर आप इसमें क्या करते हो, एंटर कुंजी दबाते हैं, की दबाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट रूप से आपका जो कर्सर है वो कहां पहुंच जाएगा, जस्ट ही नीचे नीचे लोअर सेल में ये चला जाता है, न कि लेफ्ट में जाता है, न कि अपर सेल में, न कि राइट सेल में चला जाता है, ये सब नॉर्मल सी। हाँ जी, कस्टमाइज कर सकते हैं इस चीज को, कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं आप बताइए मुझे। कस्टमाइज करने की जरूरत कहां होती है, एंटर तो एक ही काम करता है, केवल नीचे लेके जाएगा। अब इसको कस्टमाइज थोड़ी ना कर सकते हम लोग कोई, कस्टमाइज तो वहां कर सकते हैं कि जब आपको दे रखा हो ऑप्शन में कि हाँ चलो आप यहां से कस्टमाइज कर लो, जबकि वो तो ये तो आप इसके रोम में डला हुआ है भाई, हाँ ऐसा ही रहेगा हमेशा। चलो वापस एक बार, कौन पूछ रहे सवाल, आप पूछिए। हाँ A1 सेल में हो, ठीक है। अभी क्या बताया था आपको, A2 में चला जाएगा यार, और कहां जाएगा, नीचे मतलब क्या होता है, A2 ही तो हुआ, बगल में तो जाएगा नहीं, राइट और लेफ्ट में, तो नॉर्मल बात है ना, सही है ना। तो मतलब आपको आ गया ना समझ में, बस तो हाँ जी पढ़ो, या आप कर सकते हो, शायद शब्द से भी कर सकते हो, आप कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करना चाह रहे हैं, और नए और बड़े सेल में संयोजित, तो आपको फिर संयोजित करने के लिए आपको एक ही ऑप्शन करना होगा, मर्ज एंड सेंटर। भाई स्ट्राइक थ्रू तो बीच में से लाइन ड्रॉ कर देना। रैप टेक्स्ट जो होते हैं, टेक्स्ट को हालांकि बोल्ड करना, काला करना होता है अक्षरों को, ठीक है ना। रैप मतलब WRAP, इसका मतलब होता है वर्ड आर्ट बनाना, जैसे मैं अक्षरों को कलर दे देते हैं हम लोग, फॉन्ट वगैरह दे देते हैं, नहीं सुना वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब हो जाता है अक्षरों को कलर कर देना, छोटा बड़ा डिजाइनिंग में बना देना, वो इसमें आती फैसिलिटी। जस्टिफाई तो अलाइनमेंट आपको पता है ना, जस्टिफाई अलाइनमेंट समझ गए, दोनों तरफ से बराबर वाला पैराग्राफ। हाँ जी सब पता आपको ये तो। बोलो, शिफ्ट तो होगा ना, अभी नहीं पढ़ा आपने, 2 क्वेश्चन लगातार, A1 को कर दें फिर शिफ्ट दबा करके, और अगर मान लो G9 पर क्लिक करते हो तो सारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो शिफ्ट से ही तो पॉसिबल होता है, एंटर से सारे सिलेक्ट नहीं होते, 2 पर क्लिक करोगे तो केवल 2 ही सिलेक्ट होंगे, और शिफ्ट करने से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको एक लैंग्वेज लिखनी है कि निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्लिक करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे एक लैंग्वेज, निरंतर सेल की सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए ठीक है ना, शिफ्ट। चलिए एंट्री करो इसकी, निरंतर एक सेल की सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शिफ्ट का यूज ही करते हैं पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, नो। चलो ये तो आना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। चलो ये तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता आपको नहीं आए। MS एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए क्या लिखा हुआ है, सेल के अंदर एक और नई लाइन बनाना है, या फिर आप ये भी कह सकते हो सेल को बड़ा करना होगा, उसकी चौड़ाई को लंबाई को बढ़ाना होगा, चौड़ाई को मान लो, लंबाई को मान सकते हो, तो आप क्या कह दोगे भले, या फिर आप ये भी कह सकते हो 2 सेल का जितना एक सेल बन जाए, ये भी कह सकते हो। या फिर सीधी लैंग्वेज तो यही आती है, एक सेल के अंदर एक और लाइन अगर डाली जाती है तो हम हमेशा किसका यूज करते हैं, Alt प्लस में एंटर का यूज करते हैं। अब कंट्रोल प्लस एंटर तो करेंगे नहीं, तो फिर सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, Alt प्लस में एंटर का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप लोग, ठीक है। चलो तो जैसे कि मैं प्रैक्टिकल बताऊं आपको, जैसा ये, एक सेकंड रुको, हाँ पहले एक सवाल हो रहा, हाँ वो कांस्टेबल का था,
ये कांस्टेबल के बॉस मतलब हेड कांस्टेबल का है, बॉस की एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। बोलो, एक चीज आपको समझ में आई, क्वेश्चन तो ठीक है पर आपने इस बात पर जोर नहीं दिया। एक सवाल जो 2020 में पूछा गया था कांस्टेबल के एग्जाम में, सेम सवाल हेड कांस्टेबल में आपके 22 के एग्जाम 23 में पूछ लिया गया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसा एक ही सवाल नहीं है जो पूछा गया है, आपने पीछे और भी किया और आगे देख लेना और भी कर लोगे आप। इसका मतलब यही तो सबसे पहला जरूरी है कि कम से कम प्रीवियस ईयर का तो एक एक क्वेश्चन सबसे पहले ले लो, एक नहीं छूटना चाहिए, उनको तो कम से कम 2-3 4 बार पढ़ना है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और अब एक बात बताओ, जब कांस्टेबल के एग्जाम का क्वेश्चन हेड कांस्टेबल में आ सकता तो कांस्टेबल का कांस्टेबल में क्यों नहीं आ सकता? और फिर वो तो वैसे भी आपको तो 2020 के एग्जाम का है तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पहली प्राथमिकता तो रिपीट पूरा प्रीवियस ईयर पर देना है। फिर उसके बाद में मेमोरी बेस्ड, मैंने बोला आपको कि मैं 100 क्वेश्चन के तीनों के अलग अलग आपके लिए वीडियोस डाल दूंगा यूट्यूब पर। अब ऑफलाइन क्लास में तो देखो संभव होगा नहीं, आपको पता है 100 क्वेश्चन करवाना मतलब 2 घंटे 3 घंटे कम से कम चाहिए, तो मैं वैसे आपको मैराथन डाल दूंगा, आप तो बस एक बार विजिट कर लेना, आपका एक क्वेश्चन ही जाएगा बार, बस वो चीज है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, सेल वही चीज हो गई, एक सेल के अंदर एक नई लाइन आरंभ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एल्ट प्लस में एंटर। बस वही ऑप्शन डी में था, आपकी बार कहां पहुंचा दिया? बी ऑप्शन में पहुंचा दिया, सही है ना। तो अब हम ये कहेंगे कि आपको एक लाइन आपको छोटा सा लिखना होगा, है ना, वैसे क्वेश्चन तो आपके पास होगा। तो वर्कशीट में एक सेल के अंदर या एक सेल में नई लाइन, एक और लाइन एल्ट प्लस में एंटर। जरूरी है ये चीज, बहुत शानदार है, क्योंकि एक सवाल 2-2 परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, मतलब सवाल की इंपॉर्टेंस है, उसके भाव है थोड़े। हाँ, एक नई लाइन ऐड करना, प्रैक्टिकल बताता हूं मैं आपको, मेरे पास है एक ऐसा प्रैक्टिकल, वो आपको भी लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है सर, मतलब हाँ हाँ बस लाइन जोड़ी हो, सवाल वही है, सेम कोई चीज नहीं है, ऑप्शन भी वो की वही है, देख लो आप सही से, बस वो तो क्या है कि थोड़ा सा बस कंफ्यूज कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, हल्का सा चेंज किया है बस, हल्का सा। अब आप सोच लीजिए, अगर वो बच्चे जिन्होंने हेड कांस्टेबल का एग्जाम दिया, अगर वो कांस्टेबल का सारा क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो उनका तो फायदा ही था नहीं था, बताओ। अरे कितने क्वेश्चन होते हैं, आप दिमाग लगाइए, एक्सेल के ज्यादा से ज्यादा पूरे पेपर के 60 क्वेश्चन होंगे, इतने भी नहीं है। अब आप दिमाग लगाइए, केवल 60 क्वेश्चन ही तो पढ़ने होते हैं बस। और हेड कांस्टेबल के कितने थे मैं बताता हूं आपको, 105 क्वेश्चन बस, जो पूरे मिलेंगे आपको कंप्लीट ऐसे कैसे 105 क्वेश्चन हेड कांस्टेबल। पेपर भी तो ज्यादा लगे थे, 39-40 ऐसे करके पेपर पूरे लगे थे, तो हर पेपर के 10-10 के हिसाब से भी लगाओगे तो कितना पेपर बन जाता आपको पता है ना। तो ऐसे था, अब 39-40 था, मुझे भी याद नहीं कितने पेपर थे टोटल, उस हिसाब से मैंने 105 क्वेश्चन। अरे तो केवल एक्सेल के क्वेश्चन बताए, और वो भी तो आते हैं मिक्स होकर के, 10 क्वेश्चन में वर्ड के, एक्सेल के और उनके मिलाकर के आते हैं टोटल क्वेश्चन। तो भाई मैंने मेरा ही नाम डाल दिया आपकी बार, तो मैंने नाम डाला मेरा, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने क्या किया, एल्ट प्लस में एंटर क्लिक किया, प्रैक्टिकल किया मैंने ये वाला, एल्ट प्लस जैसे एंटर किया तो देखो बड़ा हो गया जगह, एक लाइन और इसमें आ गई, तो पूरे में ही देख लो, पूरे में ड्रॉ हो गई शुरू से लेकर, बाकी अगल बगल वाली सेल को भी फायदा हो गया। अरे बढ़िया काम कर दिया, हमारे को भी जगह दे दी, हम भी परेशान हो रहे थे, थोड़े कंजस्टेड हो रहे थे, इनको बार बार बोलते खिसक जाए, थोड़ा सा खिसक रही नहीं थी सारी सेल्स, ये तो बढ़िया काम कर दिया, धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद एल्ट प्लस एंटर का कि हमें जगह मिल गई बैठने की, है ना। देख लो ऐसा है, एल्ट प्लस एंटर ने दे दी जगह, इसलिए गुण गा रहे हैं उसके। अब सुनो ध्यान से, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक नई सेल में डेटा को एडिट करते समय, नहीं समझे, सेल है कोई, उसमें डेटा को एडिट कर रहे हैं हम उस समय, तो कर्सर को एक नई दाई और स्थानांतरित करना है, समझ गए, दायां इधर वाला ये है, इसमें कुछ लिख रहे हो, अब आप कर्सर को इधर ले जाना चाहते हो इसमें, तो आपको सीधा सा क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस में वही नेविगेशन की वाला आपको, ठीक है ना, राइट वाला क्लिक करना है, नॉर्मल है, रिवाइज करने से आ जाएगा, संभालो। अब ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ एड्रेस बताओ, ये बता सकते हो आप,
कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करके पूछ रहा है इस क्वेश्चन को। हाँ, ऐसा लगे कहीं और यार ये कैसे होगा, जैसे कोई कैलकुलेशन हो रही होती। सातवीं तो पंक्ति नंबर है 7वां, और 10वें स्तंभ। अरे भाई 10वां स्तंभ का मतलब हो गया जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। 10वां स्तंभ क्या होगा, जे ही तो हुआ ना। तो आपको अब इसके प्रतिच्छेदन पर बिंदु पर क्या होगा, तो 7वीं पंक्ति का तो 7 हो गया, और जे का कॉलम के नाम के साथ J7 आ गया आंसर, J7। ऐसे था ये क्वेश्चन, आ गया समझ में? अभी थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, अब इजी लग रहा है, नहीं लग रहा? हाँ बस ठीक है। तो देखो एक सही बात बताऊं, अगर आप वास्तव में सीखने के उद्देश्य से बैठे हुए ना, सर वास्तव में सीखना है परीक्षा में, आने वाली परीक्षाओं में हम चाहते हैं पूरे क्वेश्चन करें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। मन पूरा आपका 100% क्लास में होना चाहिए, आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है पूरी क्लास में। तो आप देखिए मैंने आपके लिए ये भी प्रैक्टिकल किया हो, तो इसकी तो जरूरत भी नहीं थी ना, फिर भी नहीं मैंने कहा नहीं, मुझे क्या दिक्कत आ रही, स्क्रीनशॉट लेके मुझे एक फोटो लगानी होती है, मैं लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको मिलनी चाहिए सुविधा। अब देखो क्या लिखा हो रहा है, J7, देख लो इधर से तो 7वीं तो पंक्ति चल रही है, देख लो ये, और इधर से ये रहा 10वां आपका कॉलम नेम, तो J7, और वहां पर सेल भी सिलेक्ट हो रखा है, ठीक है ना, आ गया समझ में? ये तो आप भी कर सकते हो, लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब आ जाओ, रेंज बताते हैं आपको। देखो सुनो, यहां से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर लाइन पे क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं आपको हर लाइन पे क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर समझो। सेल रेंज, एक साथ एक से अधिक सेल में कोई कार्य किया जा रहा हो, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसा, एक साथ एक से अधिक सेलों में काम हो रहा है। अरे भाई 10 सेलों में काम एक साथ चल रहा है, इधर इधर मान लो रिकॉर्ड कोई नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना, इधर नाम लिखा जा रहा है, इधर सीरीज चल रही है, उधर कोई बैलेंस शीट में आपको पता है प्रॉफिट का चल रहा है, इधर लॉस का चल रहा है, उधर चल रहा है टोटल कितना बचत हो गया, सेविंग का चल रहा है, ऐसे एक साथ चलता है तो उसको सेल रेंज, नॉर्मल बात है। सेल में लिखी सूचना, टेक्स्ट या कमेंट फॉर्मूला बार से प्रदर्शित होता है, मैं तो बता चुका हूं आपको, कब का ही बता चुका हूं। सेल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा जाता है वो कहां पर दिखाई देता है, फॉर्मूला बार में, ये तो आ जा रहे हम आपको पहले बता दिए। अगला, सेल रेंज में प्रत्येक सेल का एड्रेस लिखने के लिए पहले व अंतिम सेल के एड्रेस का प्रयोग किया जाता है, ये बात तो सही है। तो आप जिस का लोगे तो पहले और अंतिम सेल का लोगे, मतलब जिस सेल को सिलेक्ट करना है, और उन दोनों को किससे करोगे, कॉलन से। मैं बताता हूं ये बात क्या होती है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल बताता हूं पीछे वाले पर। जैसे मान लो कि ये C2 है, इसके अंदर वैल्यू है 50, ठीक है ना, और मान लीजिए कि ये है B7, और B7 में वैल्यू लिखी है 60। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों की वैल्यूज को जोड़ूं, तो जोड़ने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम का, ठीक है ना, सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं सम के फॉर्मूलों को किस तरह से अप्लाई करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर, मान लो यहां ले रहा हूं मैं, इक्वल सम ले लिया, अब ब्रैकेट में मैं डालूंगा एक तो कौन सा, C2, देख लो क्योंकि C2 की वैल्यू कॉलन, अब आपको कॉलन लेना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा आपका B7, बस जी हो गया कम, और एंटर जैसे क्लिक करेंगे टोटल जोड़ आ जाएगा आपके सामने, समझ रहे हो आप बात को, बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं है, यही बात थी। और ठीक है चलो आगे, पहले तो लिखना चालू करो, क्वेश्चन तो अब ले लेंगे इसमें से, पहले तो एंट्री कर लो, थेरी थेरी लिख लो।
बोलो। ठीक है एवरीवन, हो गया, फाइन। देखो तो आगे, तो कुछ इस प्रकार से है ना, जैसे आप एक सवाल है इसका जवाब दो, सीजीएल मेंस का सवाल है। चलिए जवाब दीजिए सीजीएल मेंस के सवाल का। श्योर। देखो यहां अगर ये शब्द नहीं बोलता ना, अगर ये शब्द नहीं बोलता तो फिर समझ जाइए आप A10 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसने फॉर्मूला या फंक्शन का नाम लिया तो फिर समझ जाइए फॉर्मूला और फंक्शन का मतलब होता है कम से कम 2 सेल वहां पर एक साथ होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो फिर 1 सेल होगी, 2 सेल है, तो फिर ये वाली जो सेल थी इसमें A1 क्यों नहीं लिया और 10 क्यों ले लिया? आपको भी पता है कॉलम तो A ही है, और उसके अंदर अब ऐसे क्या लिखता जो A1 A10, ये क्या लिखने की जरूरत है जो इसे, जब सबको पता भाई A ही कॉलम है और उसी का 10वां जो सेल है वो लेना, अपने को 10वां सेल लेना है, ठीक है। तो 10वां सेल भी लेना और A1 सेल भी लेना है, तो अलग अलग आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। और आप बस इतना समझिए कि कॉलन जैसे ही फॉर्मूला का नाम आ जाता है तो बस समझ जाइए फिर उस समय क्या लेना होता है, आपको कॉलन लेना ही होता है, ठीक है ना। ये कॉलन का साइन होता है, इसको कॉलन बोलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। किसी भी फॉर्मूला को शुरू करने से पहले किसका यूज करते हैं? बराबर के चिन्ह का। मैं कर रहा हूं हर बार, बराबर सम, बराबर एवरेज, बराबर कोई भी निकालूंगा, सम, मिनिमम, ऑड, इवन, फ्लोर, सीलिंग, कुछ भी निकालूंगा, मान लीजिए सम वगैरह, सब के अंदर इक्वल लगेगा शुरुआत में। रूल होता है ये। सेल रेफरेंस की बात करते हैं अगर हम लोग, मान लीजिए तो 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है कि आप किसी भी दो सेल्स को लिखते हो, अगर मान लो एक जगह पर, या एड्रेस को अगर लिखते हो तो किस स्टाइल में लिख सकते हो, ठीक है ना, तो उसको रेफरेंस कहते हैं। सेल एड्रेस को सेल रेफरेंस कहते हैं, एक प्रकार से वो भी कह सकते हो। पर ये यहां पर 2 कम से कम सेल आती है। देखो पहली होती है रिलेटिव रेफरेंस, है ना, जिसको सापेक्ष रेफरेंस के नाम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो, तो बाय डिफॉल्ट अगर बात करते हैं हम लोग तो हमेशा कौन सी रेफरेंस होती है? रिलेटिव रेफरेंस। अब ये सोच रहे होंगे क्या मामला रिलेटिव रेफरेंस, जो लिखते आए हम लोग अभी तक, जैसे मैंने बोला A1 और A10 मैंने लिख करके बता दिया आपको कि चलो मान लो मैं ऐसे लिखता हूं, मान लो B4 लिख दिया हमने, ठीक है ना, और C9 लिख दिया, तो ये कौन सा रेफरेंस हो गया? रिलेटिव रेफरेंस हो गया, जो सीधा सीधा कोलन से लिखा जाता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अब इसी में आ जाता है एक एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब डॉलर से प्रदर्शित करना, हर के बीच में डॉलर आएगा। देखो डॉलर से प्रदर्शित करते हैं, और कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखो सम का फॉर्मूला लगाना है, 2 सेल डालनी है उसके बीच में, कैसे डालोगे? $A, $A, फिर $1। देखो एक सेल के एड्रेस में भी डॉलर दोनों तरफ लग रहा है, दूसरे में भी डॉलर दोनों तरफ लग रहा है, देख लो ना, $A, $10। और मिक्स रेफरेंस का मतलब होता है दोनों का मिक्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस का, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। जिसमें देखो कैसे लिखा, एक को तो डॉलर से, मतलब ये तो एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया, और एक को आप केवल रिलेटिव रेफरेंस से बता रहे हो। ये बात आई क्या समझ में? आ जाएगी समझ में। एक सवाल का जवाब दो, सब आ जाएगी। आपके स्वयं के आने वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बोलो क्या बोल रहा है? MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस बाय डिफॉल्ट होता है जी? डेफिनेटली जी
तो बाय डिफॉल्ट जो सेल रेफरेंस होता है वो तो क्या होता है आपका रिलेटिव ही होता है, कहने का मतलब सापेक्ष ही होता है। आई बात समझ में आपको? ओके, अगला क्वेश्चन एक और जवाब दीजिएगा। एक सेकंड रुको, आप ऊपर मत देखो, आप केवल क्वेश्चन पढ़ो, वो कंफ्यूज करेगा आपको और कुछ नहीं करेगा। आप केवल सवाल पढ़ो। ठीक है ना? सवाल क्या है? 10 अंकीय मान वाले सेल का एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है या एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है? एड्रेस ही रेफरेंस, रेफरेंस ही एड्रेस, मैं बोल तो चुका हूं आपको। तो आपको पता है एब्सोल्यूट का मतलब डॉलर से प्रदर्शित करना। आपको लग रहा है ये डॉलर से पूरा प्रदर्शित हो रहा है, डॉलर तो लगा रहा है लेकिन राजी कर रहा आपके मन को, पूरा डॉलर से प्रदर्शित नहीं कर रहा, तो ये तो गलत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब ध्यान से देखो इधर, क्या ये पूरा डॉलर से लग रहा है आपको? दोनों तरफ डॉलर है, देखो $B $2, ठीक है चलो। क्या ये लग रहा है आपको? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको ना दोनों तरफ डॉलर और बीच में आपको सेल का एड्रेस दे दिया, जबकि हमने बोला एब्सोल्यूट जो सेल रेफरेंस है वो कैसे दिया जाता है? पहले डॉलर, कॉलम, फिर डॉलर, फिर पंक्ति का नाम या फिर नंबर या फिर रो का नंबर। ये हो सकता है? इसमें तो एंड का साइन लिया है, डॉलर भी नहीं है पूरा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर इसमें? अब बताओ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जवाब क्या चाह रहा है? लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस डॉलर से प्रदर्शित होता है। आ गई बात समझ में? आगे तो शायद, हाँ ये तो हम कर लेंगे, अभी रुक जाओ। करो शुरू, लिखो रेफरेंस लिखो। हो गया ना? एप्स एप्स सॉरी, रिलेटिव हो गया, नहीं लिखा? लिखो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लिखो।
हाँ जी, हो गया ना। चलिए सोल्व करके बताइए, क्या आप इसको कर सकते हैं? पढ़िए। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल के द्वारा की जाती है। एक सेल राउंडिंग के द्वारा की जाती है, पता नहीं कौन सा होता है। अच्छा, सेल की साइज के द्वारा की जाती है उसकी पहचान। अच्छा, उसके कलर से पहचान होती है कि ये C9 का सेल है। तेरी रेफरेंस से सेल का एड्रेस पता लगता है। ये सबको पता आपको, ये साफ लिखा हुआ ऊपर। चलो ये छोटी सी चीज और देख लो। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर हम रो के बारे में डिटेल जाने, रो के अंदर जाकर थोड़ी सी, पंक्ति की बात हो रही है। बाय डिफॉल्ट लंबाई होती है 12.75, 12.75 मतलब 12.75 बोल दो, 75 बोल दो। पीटी मतलब पॉइंट से मापी जाती है। जैसे फॉन्ट की साइज भी पीटी पॉइंट से मापते हैं, उसी प्रकार से टोटल रो की संख्या अगर निकालते हैं, अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं 16 और 19 में, उसमें टोटल रो की संख्या आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना 1048,576। आपके बॉस की परीक्षा में पूछा गया है, बोले तो हेड कांस्टेबल। हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉस की परीक्षा में होता ही सकता है। 1048,576। भाई 10 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10 का तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 24 का तो 2 गुना और 24 का स्क्वायर, समझ रहे हो आप लोग? तो 1048,576। और टोटल रो अगर 2003 तक पूछे गए थे, तो अब आजकल इन एग्जामों में नहीं पूछा जा रहा इसका क्वेश्चन, क्योंकि अब ये यूज ही नहीं होते, तो कहां से पूछेंगे, क्वेश्चनों का मतलब ही नहीं रहा। अब ये हिस्ट्री बन चुके हैं। 2003 ये कोई यूज नहीं करता, 2003 को एकदम खत्म हो चुका आजकल यूज होना इसका। 2003 एमएस एक्सेल तो 65,536 एक जमाने में यूज होती थी, और आजकल अपग्रेड होकर के देखो 1048,576 तक यूज करते हैं। हम तो क्या यूज करते, करने वाले करते हैं, मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर यूज होता है डेटा एमएस एक्सेल में। कॉलम मतलब स्तंभ की बात करें तो चौड़ाई जो होती है इसकी बाय डिफॉल्ट होती है 8.43 पीटी, याद रखना। टोटल कॉलम की संख्या होती है 16,384। 16 ये 2016 वाला वर्जन की बात हो रही है, 16,384 याद रखना है। और टोटल जो कॉलम होते हैं पिछले 2003 तक 256 ही थे, बस 256 ही। और अब देखो 16,384 संख्या देखो कितनी बड़ी है। और लास्ट कॉलम का नाम होता है एक्सेप्ट डी। ये आप डेटा एंट्री करो, यहां से क्वेश्चन बैक टू बैक पूछे गए आपके। 1048,576 पूछा गया है, 16,384 वर्तमान में टोटल कॉलम्स की संख्या है 2016-2019 की अगर बात करते हैं तो।
हो गया, जल्दी करें। तो 16384 वर्तमान में इस समय जितने कंप्यूटर चल रहे हैं, जितने एक्सेल्स यूज हो रहे हैं, उनमें अभी कॉलम्स की संख्या है टोटल। मतलब गिन सके तो, नहीं तो नाम तो आपको पता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है, और लास्ट वाला एक्सेप्ट डी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, सोच विचार करके देखिए, ए से लेकर जेड तक, फिर ए बी, ए सी, ए डी, ठीक है ना, वो हो गया। फिर उसके बाद फिर से एक और बार, ठीक है ना, फिर डबल ट्रिपल, ऐसे करके लास्ट में एक्स एफ डी जाकर के आपका बनता है 16384 वाले जाकर कॉलम बनते हैं। ये सवाल थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा आपको। एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? तो ये तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 409 पॉइंट्स हो सकती है, ठीक है ना, 409 पॉइंट्स। तो पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई, ये चाहे तो लिख सकते हैं आप, एक पंक्ति की मतलब रो की अधिकतम ऊंचाई, चार सौ 9 पीटी। ये लास्ट आज का रहेगा। आप लिखेंगे एक्सेल का कार्य, और जरा सा लिख लीजिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन में आपको लिख करके दे देता है, तो आपको सही गलत ऑप्शन पूछ लेता ना भाई, चलो एक्सेल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो परिचय एक्सेल के बारे में। तो ये लेखा जोखा कर्मचारी की आय, विद्यार्थियों का परिणाम तथा बजट तैयार करने में हम एक्सेल का यूज करते हैं। हो गया। अब देख लो, अभी तक आपने एक टेप भी नहीं पढ़ी है, अभी तक तो फाइल टेप, होम टेप सारे पेंडिंग आपके, एक भी टेप नहीं पढ़ी देख लो अभी तक, तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फाइल टेप में क्या होता है, वो सारा वर्ड में है तो एक्सेल में भी होगा। होम टेप में क्या आते हैं, वही फॉन्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है ना, वो सारे इधर भी होंगे, वही क्लिपबोर्ड वगैरह इधर भी है। इसलिए तो बोला था, वर्ड में टेप को बढ़िया से समझ लिए तो एक्सेल में टेप पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। केवल एक बार कमांड का हेडिंग डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे सीधे। इसमें केवल एक ही टेप पढ़ेंगे, दैट इज फॉर्मूला बार, फॉर्मूला टेप, बस उसी का मेन खेला है, उसी को खेलेंगे हम लोग। तो ठीक है, तो अभी फॉर्मूला टेप को शुरू करेंगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास तक, और यहां तक हम इसको होल्ड कर देते हैं। ये देखो, ये टेप चालू हो गई आपके, तो टेप्स बहुत नॉर्मल है। लगभग ये मान के चलिए कि आज कल की और परसों की क्लास, आगे आने वाले 2 क्लासेज में आपके एक्सेल का भी हो जाएगा खात्मा, ठीक है ना, एक्सेल पूरा हो जाएगा। उसके बाद में फिर इंटरनेट चालू कर देंगे। ओके, थैंक यू।